हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से ऊपर आज का डेट तुम लोग ले लो, लिख लो। आज का क्या डेट है? 28 तारीख है ना, 28/11/2020। आज का डेट है सैटरडे, दिनांक शनिवार, दिन शनिवार। और ऊपर में शीर्षक लिख लो तुम लोग, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, इसके लिए जो मुख्य बातें मैं तुम लोगों को लिखवा रही हूँ, फिर एक अपठित गद्यांश लिखाऊंगी और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो तुम लोग को वो लिखाऊंगी, उसका आंसर लिखना होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो तुम लोग। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो? हाँ हाँ। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसे गद्यांश को पढ़ना व समझना जो पहले कहीं न पढ़ा हो। अपठित, अ का मतलब होता है नहीं और पठित का मतलब होता है नहीं पढ़ा गया। अपठित गद्यांश के आधार पर शीर्षक का चुनाव, यानी टाइटल जो होता है उसको शीर्षक कहते हैं हिंदी में, विषय वस्तु का बोध और भाषिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के दैनिक जीवन में समझने, बोलने के साथ साथ लिखने की क्षमता का विकास करना होता है। इसीलिए परीक्षा में अपठित गद्यांश दिया जाता है, ऐसा गद्यांश जो पहले आपने कभी न पढ़ा हो। हल करने की विधि, यानी अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है। अपठित गद्यांशों को हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। चलिए लिखिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो ये बात है इसको लिख लीजिए। हल लिखिए ऊपर, अपठित गद्यांश को हल करने की विधि। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि। विधि व ह्रस्वीकार ध ह्रस्वीकार डैश। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि लिखे सब लोग। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि लिख लिए बच्चों? हाँ, हेलो, जवाब दो भाई, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? हाँ हाँ, लिखो। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अपठित गद्यांशों को हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए डैश। अपठित गद्यांशों को हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए डैश। नंबर 1, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि गद्यांश को, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार, 2-3 में योजक चिन्ह दोगे, 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पहला हो गया, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट, गद्यांश के केंद्रीय भाव को भली भांति समझना चाहिए। गद्यांश के केंद्रीय भाव, क करके अनुस्वार, द र संयुक्त, द्र दीर्घिकार य, केंद्रीय भाव को भली भांति, भ ल दीर्घिकार ली, भली योजक चिन्ह भांति, भवाकार भा चंद्रबिंदु, त ह्रस्वीकार भांति, केंद्रीय भाव को भली भांति समझना चाहिए, पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों? हेलो, हाँ। तीसरा पॉइंट, गद्यांश के मूल भाव, गद्यांश के मूल भाव, मूल म दीर्घुकार, म में बड़ा उक मात्रा, मूल भाव यानी उसका जो जिस्ट है,
सारांश जिसको कहते हैं, गद्यांश के मूल भाव एवं महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश के मूल भाव एवं महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। यानी जो गद्यांश दिया हुआ है उसका सारांश क्या है, उसका मूल भाव क्या है, लिखने वाले ने किस भाव को मूल में रखा है, तो इसके लिए उसको मूल भाव और महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। चौथा पॉइंट, संक्षिप्त एवं प्रसंगानुकूल उत्तर लिखना चाहिए। संक्षिप्त एवं प्रसंगानुकूल यानी प्रसंग के अनुसार। अब ये नहीं कि प्रसंग कुछ और पूछ रहा है, संदर्भ कुछ और है, उत्तर आप कुछ लिख रहे हैं, इसलिए संक्षिप्त व प्रसंगानुकूल। पर संयुक्त प्र, दंत स अनुस्वार, ग आकार, प्रसंगा हो गया। नुकूल, न छोटा उ का मात्रा, क बड़ा उ का मात्रा, ल। प्रसंगानुकूल उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हों, जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हों, अस्पष्ट यानी समझ में नहीं आता हो, जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हों, कॉमा, उनका उत्तर गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़कर देना चाहिए। उनका उत्तर गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़कर देना चाहिए, पूर्ण विराम। जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हों उनका उत्तर गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़कर देना चाहिए, पूर्ण विराम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, शीर्षक का चुनाव। शीर्षक का चुनाव, तालाब्य श दीर्घिकार मूर्धन्य श रेफ क। शीर्षक का चुनाव, कभी कभी आप लोग पढ़ते होंगे उसमें शीर्षक भी आता है लिखने के लिए, आता है ना अपठित गद्यांश में। तो शीर्षक का चुनाव आप कैसे करेंगे, किस तरह से शीर्षक को चुनेंगे कि भाई क्या शीर्षक हम लिखें, टाइटल क्या लिखें। तो लिखिए, शीर्षक का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए, डैश। शीर्षक का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए, डैश। शीर्षक का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए, डैश। पहला पॉइंट, शीर्षक मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी मूल विषय जो है उसी से शीर्षक संबंधित होना चाहिए। शीर्षक मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, पूर्ण विराम। शीर्षक मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट, शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट हुआ, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, शीर्षक में गद्यांश से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए। शीर्षक में गद्यांश से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए, यानी जो शीर्षक आप दे रहे हैं उसी से पता चल जाना चाहिए कि क्या गद्यांश में बात कही गई है। तो शीर्षक में गद्यांश से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए। लिख लिए सभी बच्चे? हाँ, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिए सब लोग। अब एक गद्यांश में लिखवा रही हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुनिए और लिखिए, ठीक है? फिर उससे संबंधित जो प्रश्न मैं दूंगी उस प्रश्न को आपको हल करना होगा। चलिए ध्यान से सब लोग सुनिए और लिखिए।
ऊपर में लिखिए गद्यांश, अपठित गद्यांश लिखिए, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। ठीक है, चलिए लिखिए। जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्ण विराम। जिनका छूटेगा वो मुझसे पूछेंगे, लेकिन छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्ण विराम। खेलों से ही व्यक्ति का शरीर, खेलों से ही व्यक्ति का शरीर, खेलों से ही व्यक्ति का शरीर चुस्त, च हर्षु का चू, आधा दंत स त, चुस्त, कौमा, स्वस्थ, स्वस्थ, आधा दंत स व, फिर आधा दंत स थ, स्वस्थ तथा निरोगी रहता है। निरोगी, न हर्षी का नी, रव का रो, ग दीर्घी का गी, स्वस्थ तथा निरोगी रहता है। खेलों से ही व्यक्ति का शरीर चुस्त, स्वस्थ तथा निरोगी रहता है। यहां तक हो गया बच्चों? हेलो, यहां तक हुआ? यस, वेरी गुड। पूर्ण विराम। निरोगी शरीर से मन प्रसन्न रहता है। निरोगी शरीर से मन प्रसन्न रहता है। अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह कैसे होगा बच्चों? एक डॉट होगा और डॉट के नीचे अल्प विराम, कॉमा, इसको कहते हैं अर्धविराम। तो इसको अर्धविराम का चिन्ह आपको देना है। निरोगी शरीर से मन प्रसन्न रहता है, अर्धविराम। व्यक्ति को काम करने की शक्ति मिलती है। उसके बाद लिखना है अर्धविराम के बाद, व्यक्ति को काम करने की शक्ति मिलती है, व्यक्ति को काम करने की शक्ति मिलती है तथा उसका मानसिक एवं मानसिक स में हर्षिकार क, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक, आ आधा ध, य आकार, आधा त ह्रस्वीकार, म क, आध्यात्मिक विकास होता है। पूर्ण विराम। निरोगी शरीर से मन प्रसन्न रहता है, अर्धविराम का चिन्ह, व्यक्ति को काम करने की शक्ति मिलती है तथा उसका मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। पूर्ण विराम। स्वस्थ होना मानव का पहला सुख है। स्वस्थ होना मानव का पहला सुख है। सुख, सहर्षु का सुख, सुख। स्वस्थ होना मानव का पहला सुख है। पूर्ण विराम। इसलिए कहा भी गया है। पूर्ण विराम के बाद इसलिए कहा भी गया है, डैश। तो जो कहा गया उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है बच्चों। डैश के बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा का चिन्ह देंगे। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। पूर्ण विराम देकर सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए कहा भी गया है, डैश, पहला सुख निरोगी काया। पूर्ण विराम, पहला सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी एकल उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। उसके बाद लिखें, शरीर को निरोगी रखने में, शरीर को निरोगी रखने में, शरीर को निरोगी रखने में खेल कूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर को निरोगी रखने में खेल कूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण विराम। शरीर को निरोगी रखने में खेल कूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण विराम। आज विश्व में अनेक प्रकार के खेल प्रचलित हैं।
कौमा, आज विश्व में अनेक प्रकार के खेल प्रचलित हैं, कौमा, पर आज क्रिकेट को जो लोकप्रियता प्राप्त है, पर आज क्रिकेट को जो लोकप्रियता प्राप्त है, पर आज क्रिकेट को जो लोकप्रियता प्राप्त है, कौमा, संभवतः वह किसी अन्य खेल को नहीं। आज विश्व में अनेक प्रकार के खेल प्रचलित हैं, कौमा, पर आज क्रिकेट को जो लोकप्रियता प्राप्त है, अर्धविराम का चिन्ह देंगे, लोकप्रियता प्राप्त है, अर्धविराम का चिन्ह, संभवतः, दंत स अनुस्वार भ व त के बगल में विसर्ग का चिन्ह देना है, संभवतः वह किसी अन्य खेल को नहीं, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ बच्चों? हेलो, हाँ, ये पहला स्टंजा में मैंने लिखवाया, अब दूसरा स्टंजा लिखिए। पहला स्टंजा खत्म हो गया, अब दूसरे स्टंजा में लिखिए। इस खेल का पहला प्रदर्शन तालव्य शरेफ न प्रदर्शन, इस खेल का पहला प्रदर्शन सन 1850 1850 सन 1850 में लंदन में हुआ था, सन 1850 में लंदन में हुआ था, पूर्ण विराम। इस खेल का पहला प्रदर्शन सन 1850 में लंदन में हुआ था, पूर्ण विराम। यह खेल अंग्रेजों की देन है, यह खेल अंग्रेजों की दीर्घिकार की देन है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। भारत में अंग्रेजों ने राजाओं, कौमा, नवाबों आदि को व्यस्त रखने के लिए, भारत में अंग्रेजों ने राजाओं, कौमा, नवाबों आदि को व्यस्त रखने के लिए इसका आरंभ किया था, व्यस्त रखने के लिए इसका आरंभ किया था, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। उस समय यह अमीरों का खेल समझा जाता था, उस समय यह अमीरों का खेल समझा जाता था, अमीरों, म दीर्घिकार होगा, उस समय यह अमीरों का खेल समझा जाता था, कौमा, पर आज नहीं, उस समय यह अमीरों का खेल समझा जाता था, कौमा, पर आज नहीं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आज गली गली में क्रिकेट का बोलबाला है, आज गली गली में योजक चिन्ह होगा, आज गली गली में क्रिकेट का बोलबाला है, पूर्ण विराम। आज गली गली में क्रिकेट का बोलबाला है, पूर्ण विराम। कभी समय था, कौमा, कभी समय था, कौमा, जब हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता था, जब हॉकी, ह में आ की मात्रा उसके ऊपर अर्धचंद्र देना है, क बड़ी की मात्रा, हॉकी, जब हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता था, कौमा, कभी समय था, कौमा, जब हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता था, कौमा, पर आज तो क्रिकेट का युग है, पर आज तो क्रिकेट का युग है। यहां तक हुआ बच्चों? हेलो, बीच बीच में बोलते रहो बच्चों, पर आज तो क्रिकेट का युग है, पूर्ण विराम। यह खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है, यह खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है, पूर्ण विराम।
यह खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। पूर्ण विराम। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 11-11 के बीच में योजक का चिन्ह होगा। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। पूर्ण विराम। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। पूर्ण विराम। खेल शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है। टॉस, ट में आ की मात्रा, ऊपर अर्धचंद्र स, दंत स, टॉस। खेल शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है। खेल शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है। पूर्ण विराम। जो टीम टॉस जीतती है, जब में बड़ी की मात्रा जीतती है, कौमा, जो टीम टॉस जीतती है, कौमा, वह चाहे पहले बल्लेबाजी चुन सकती है, वह चाहे पहले बल्लेबाजी चुन सकती है या गेंदबाजी। वह चाहे पहले बल्लेबाजी चुन सकती है या गेंदबाजी। पूर्ण विराम। वह चाहे पहले बल्लेबाजी चुन सकती है या गेंदबाजी। पूर्ण विराम। भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। पूर्ण विराम। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। पूर्ण विराम। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित में ज में छोटी की मात्रा, आयोजित की जाती हैं, कौमा, आयोजित की जाती हैं, कौमा, जिनमें रणजी ट्रॉफी, र मूर्धन्य न, ज दीर्घ का जी, रणजी ट्रॉफी। ट्रॉ आ की मात्रा, अर्धचंद्र, फ में बड़ी की मात्रा, ट्रॉफी, कौमा, ईरानी कप, ईरानी, बड़ी ई, र कर रा, न में बड़ी की मात्रा, ईरानी कप आदि प्रसिद्ध हैं। ईरानी कप आदि प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद स्कूल कॉलेजों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। स्कूल कॉलेजों, स्कूल कॉलेजों, क में आ की मात्रा, अर्धचंद्र, ल में ए की मात्रा, ज में ओ की मात्रा, अनुस्वार। स्कूल कॉलेजों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ तक हुआ बच्चों? स्कूल कॉलेजों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? हाँ। भारत में अंतरराष्ट्रीय अ अनुस्वार त, र में आ की मात्रा, उसके ऊपर एफ, फिर आधा मूर्धन्य श, फिर ट्र, दीर्घिकार य। अंतरराष्ट्रीय, भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के, आधा दंत स, त र, स्तर के अनेक खिलाड़ी हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी हैं। पूर्ण विराम। यहाँ क्रिकेट का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यहाँ क्रिकेट का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। उज्जवल में छोटा ऊ और 2 बार आधा ज लिखेंगे, ठीक है? छोटा ऊ
ज ज संयुक्त, यानी ज जो लिखेंगे वो 2 बार आधा लिखेंगे, उसके बाद ल उज्ज्वल है। यहाँ क्रिकेट का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है, पूर्ण विराम। चलिए बच्चे, अब 6 प्रश्न मैं आप लोगों को इसमें दे रही हूँ, उसका उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना होगा। चलिए लाइन से 6 प्रश्न लिखते जाइए। पहला प्रश्न है क। लिख लिए? क लिख लिए? क। खेलों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला प्रश्न, खेलों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेलों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पहला प्रश्न। प्रश्नवाचक चिन्ह ख, क के बाद ख। क्रिकेट का खेल किसकी देन है? क्रिकेट का खेल किसकी देन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्रिकेट का खेल किसकी देन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? ये ख नंबर वाले प्रश्न में ही हुआ। क्रिकेट का खेल किसकी देन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? उसके बाद लिखिए ग। क्रिकेट का खेल कहां और कैसे खेला जाता है? क्रिकेट का खेल कहां और कैसे खेला जाता है? क्रिकेट का खेल कहां और कैसे खेला जाता है? ये ग हो गया। नेक्स्ट घ। ग के बाद घ। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। घ, क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। उसके बाद अंग। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये अंग में। उसके बाद च। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए एक शब्द प्रचलित। प्रचल में छोटी एक मात्रा लीट, प्रचलित। सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत लिखना है। प्रचलित शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग करें। प्रचलित शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग करें। प्रचलित शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग करें। ठीक है। अब ये 6 प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपको मैंने ये दे दिया, बता दिया कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक गद्यांश फिर फोटो खींच के भेज दूंगी। ठीक है, उससे भी उसका भी प्रश्न उत्तर करके रखेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये गद्यांश जो है टू द पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर काव्यांश के बारे में भी बताऊंगी। गद्यांश का ये तो मैंने जो प्रश्न दे दिया इसको लिखेंगे, और फिर गद्यांश में फिर फोटो खींच कर भेज दूंगी होमवर्क पे। ठीक है, उसको भी, यानी 2 गद्यांश आप लोगों को करके रखना है। ओके, आ रही है बात समझ में? चलिए, अब कल डिस्कशन हो रहा था किस पाठ का? कल तो ठीक से नहीं हो पाया। कौन सा पाठ का मैं डिस्कशन कर रही थी? अभी किस पाठ का रिवीजन चल रहा है बताओ? हाँ, दुख का अधिकार। तो कल मैंने होमवर्क में आप लोगों को भेजा था 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। 1 और 2 के बाद फिर प्रश्न आपका बनता है कितने मार्क्स का? कोई बता सकता है? बताइए। 1 और 2 के बाद, हाँ गुड, 5 मार्क्स का। तो
5 मार्क्स के प्रश्न के लिए आपको आंसर जो लिखना होगा वो 50 से 60 शब्दों में। देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को बता रही हूं कि एक पाठ से, यानी दुख का अधिकार या जो भी आपके पाठ हैं, उसमें से प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, या फिर 5 नंबर का आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है। अगर 1 नंबर का लिखना है क्वेश्चन है तो आपको उसी के अनुसार ही उत्तर लिखना है, टू द पॉइंट। 2 नंबर का है तो फिर उसी के हिसाब से लिखना है, 5 नंबर का है तो फिर उसके हिसाब से लिखना है। तो यदि पाठ पूरी तरह से आपको जानकारी रहेगी, पाठ की पूरा आपको कहानी पता रहेगी, तो आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आसानी से लिख लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मार्क्स आपको बढ़िया मिले, टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा जा रहा है उसी से संबंधित बातें लिखनी है, और वर्तनी की अशुद्धियां तो ना के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर मार्क्स आपको सही मिलेगा। अब जैसे देखिए, एक प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखें। यानी बाजार के जो लोग हैं वो खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, यानी एक बात नहीं कह रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, तो उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उस बुढ़िया स्त्री का जवान बेटा 1 दिन पहले ही मरा था और वह स्त्री बाजार में खरबूजे लेकर आने के लिए बेबस थी, लाचार थी, क्योंकि उसके घर में उसका एकमात्र जवान बेटा भगवाना, जिसकी मृत्यु हो गई थी, और इसलिए उसे न चाहते हुए भी बाजार में आना पड़ा। तो उसके बारे में बात करते हुए एक आदमी घृणा से थूकते हुए कह रहा था कि बेटे की मृत्यु को अभी मरे पूरा दिन भी नहीं हुआ है और यह दुकान लगाकर बैठी है। पेट की रोटी हो या रोटी ही इनके लिए सब कुछ है। जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत भगवान देता है। जवान लड़के की मौत हुई है और बेहया दुकान लगाकर बैठी है। सभी जो लोग थे वहां बाजार में, वे अपने व्यंग बाणों से उस स्त्री पर ताने कसे जा रहे थे और वह स्त्री बेबसी से सिर झुकाए बैठी थी। ठीक है, तो उसके बारे में लोग उसके कष्ट, उसके दुख को जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उल्टा सीधा उसके बारे में बोले जा रहे थे। तो इतना जब आप लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स, या तो वर्तनी अगर थोड़ी बहुत अशुद्धि होगी तो 1 मार्क्स कटेगा ही, 5 में 4 तो आपको निश्चित मिलेगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। अब लेखक ने उस स्त्री को रोते हुए देखा। लेखक जानना चाहता था कि आखिर वो स्त्री बाजार में बैठी तो है खरबूजे बेचने, लेकिन लगातार सिर छिपाकर घुटनों में रोए जा रही है। तो लेखक उसके बारे में जानने के लिए, उस स्त्री के बारे में लेखक को पता चला कि उसका 23 वर्ष का जवान बेटा सांप के कटने से उसकी मृत्यु हो गई। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के बाहर 1.5 बीघा जमीन में खेती कर अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी कभी वह भी खरबूजे बेचने बाजार चला आता था। मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चूमते हुए गीली मेड़ की तरावट पर आराम कर रहे सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। यही पता चला लेखक को। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को इस बात की जानकारी हुई, या इस बात का पता चला। बात समझ में आ रही है बच्चों? हेलो, हाँ, तो ये सब आंसर आप लोगों को लिखना होगा। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाया, नागदेव की पूजा करवाई, पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई और घर में जो कुछ अनाज या आटा था वो सब दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था और भगवाना की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से क्या क्या उपाय किए लिखना है। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक को जब आस पड़ोस वालों ने वास्तविकता बताई तो वे बुढ़िया की व्यवस्था को समझ गए। लेखक समझ गया कि जिस स्त्री के जवान बेटे की मृत्यु हुई वो शौक से बाजार नहीं आई है,
वो विवशता या बेबस होकर बाजार आई है। घर में जब कमाने वाला कोई न रहे तो मौत की परवाह न करके घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, परंतु दूसरे लोग किसी भी परिस्थिति में चैन नहीं लेने देते, क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो किसी के दुख में मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, लेकिन शिकायत करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए, उस पर लांछन लगाने के लिए ये जरूर चले आते हैं। तो इस तरह से वैसे भी उन्हें गरीबों के दुख का अंदाजा नहीं होता। लेखक इसी सोच में डूबे हुए बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगा रहे थे कि अमीर लोग अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वह बेहोश होने का नाटक करते हैं और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ये तो आप लोग भी बच्चों जानते हैं कि अमीरों के पास बहुत साधन होता है, अगर वो बेड पर बिस्तर पर पड़े रहेंगे क्योंकि उनके पास घर में काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं, डॉक्टर बैठे रहेंगे सिरहाने, उनके पास अथाह पैसा रहता है, संपत्ति रहती है, परंतु जो गरीब लोग जो होते हैं, लेखक इस बात को जानता था कि बुढ़िया अपने मन के दुख को दबाए हुए बाजार आई है और अपनी बेबसी के अनुसार वो अपने दुख को दर्शा नहीं पा रही है, क्योंकि उसके दुख को कम करने के बजाय लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी शिकायत कर रहे थे, उस पर लांछन लगा रहे थे। तो बुढ़िया अपने दुख को मन में ही दबाए हुए थी और चुपचाप घुटनों में सिर छिपाए हुए रो रही थी। तो इस तरह से लेखक बुढ़िया को के दुख का अंदाजा लगा लिए कि इस बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं है, और अगर ये बाजार नहीं आएगी तो इसके पोते पोतियों का क्या होगा, उनका पेट कैसे भरेगा और उसकी बीमार बहू का इलाज कैसे होगा। तो इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, यह पाठ जो है वो कहाँ तक सार्थक है,